Good morning. Today is 19th of May 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग से रिलेटेड है। यहां पर कल भारत को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। कुलभूषण जाधव के केस को लेकर भारत ने एक याचिका दाखिल की थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। उसमें इंटरिम वर्डिक्ट देते हुए अभी आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि जब तक इस पूरे मामले पे सुनवाई नहीं हो जाती पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे इस आर्टिकल के अंदर में। नीचे का जो आर्टिकल है बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लेकर है, जॉबलेस ग्रोथ को लेकर है, काफी इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस किए गए हैं इस आर्टिकल में। तो इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। बीच का बड़ा आर्टिकल हमारे देश के अंदर में न्यूक्लियर पावर के स्टेटस को डिस्कस कर रहा है। काफी सारी फैक्चुअल डिटेल्स हैं, उनको एक तरफ रख इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे इस आर्टिकल से। नीचे का जो आर्टिकल है आपको पता होगा ट्रिपल तलाक पे सुप्रीम कोर्ट पे अभी सुनवाई चल रही है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड ने कहा कि ये हमारा मैटर ऑफ फेथ है और इस पे आपको दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। तो अभी ये आर्टिकल मैटर ऑफ फेथ डिस्कस कर रहा है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आज फ्राइडे है तो काफी इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस किया गया है। काफी तरह की खबरें देखने को आ रही थी कि हिंदी को इंपोज किया जा रहा है साउथ इंडिया के अंदर में, हिंदी लैंग्वेज को। तो अब ये पूरा जो आर्टिकल है उसी चीज को लेके है, क्या हिंदी को हमें ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए, क्या हिंदी हमारे पूरे भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, इस आर्टिकल को काफी विस्तार से डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है ये भी ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है, नहीं इंपॉर्टेंट। ये जो आर्टिकल है तृणमूल कांग्रेस राजनीति से रिलेटेड आर्टिकल है, नहीं इंपॉर्टेंट। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड आर्टिकल से। सबसे पहले तो देखिए ये देख लेते हैं, पहले भी हमने देखा था, रिवाइज कर लेते हैं। देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशंस का एक प्रमुख अंग है यानी ऑर्गन है। जैसे कई बार यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चन पूछती है कि वेदर आईसीसी इज पार्ट ऑफ ऑर्गन ऑफ यूएन। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ये तो नहीं है, लेकिन जो आईसीजे जिसमें एक प्रकार से जो डिसीजन दिया है कल, ये यूएन का ऑर्गन है। अगर यूपीएससी पूछती है तो याद रखिएगा। इसको जून 1945 में बनाया गया था और जो इसका हेडक्वार्टर है ये वो हेग में है। हेग कहाँ है? नीदरलैंड के अंदर में। ये देखिए डिफरेंट स्टेट्स के बीच के जो भी मामले होते हैं उनको सुलझाती है। वर्ल्ड कोर्ट भी इसे कहा जाता है। उन्हें इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिसाब से सुलझाया जाता है, जैसे वियना कन्वेंशन। अब वियना कन्वेंशन के हिसाब से कुलभूषण जाधव को एक प्रकार से कॉन्सुलर एक्सेस मिलनी चाहिए थी जिसे पाकिस्तान ने ग्रांट नहीं किया। तो इसी चीज़ को लेकर सबसे पहले हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमने यही कहा कि पाकिस्तान ने तो हमें बिल्कुल ही कॉन्सुलर एक्सेस ही नहीं दिया। जबकि वियना कन्वेंशन साफ साफ कहती है जब किसी देश का नागरिक दूसरे देश के द्वारा पकड़ा जाता है, अरेस्ट किया जाता है, फिर डिटेंशन उसकी की जाती है, तो कॉन्सुलर एक्सेस उसको मिलेगी किसी भी कीमत पर। लेकिन पाकिस्तान ने वो नहीं दी। और लैंग्वेज कौन सी? ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच। तो ये भी याद रखिए, कई बार ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर यूपीएससी पूछे तो। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 15 जजेस इसके अंदर में होते हैं और एक जज की जो टर्म होता है वो होता है 9 साल के लिए। और हमारे भी एक जज हैं अभी मिस्टर दलवीर भंडारी, वहाँ पे 15 जजों में से एक जज हमारे हैं मिस्टर दलवीर भंडारी। समझ गए? 9 साल का कार्यकाल होता है और 15 जजेस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुलभूषण जाधव को अरेस्ट किया था पाकिस्तान ने, और जबकि इंडिया का कहना है कि वो ईरान में छबार पोर्ट में अपना बिजनेस कर रहे थे और फॉर्मर नेवल कमांडर थे। जबकि पाकिस्तान ने बेबुनियाद आरोप लगाया कि वो एक प्रकार से पाकिस्तान में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे देखिए पाकिस्तान का कहना है कि वो बलूचिस्तान प्रोविंस में एक प्रकार से सेपरेटिस्ट के साथ मिलकर अशांति फैलाना चाहते थे और भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए काम कर रहे थे। जबकि फिर ट्रायल चलाया गया कुलभूषण जाधव पर, बिल्कुल बोगस ट्रायल वो निकला। कुछ भी एक प्रकार से ना तो कोई सबूत प्रोवाइड किया गया। भारत ने कई बार सबूत मांगे पाकिस्तान से कि आप कम से कम सबूत तो प्रोवाइड कीजिए, लेकिन पाकिस्तान ने किसी तरह का सबूत नहीं प्रोवाइड किया, कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया। इवन ये भी नहीं बताया कि अभी फिलहाल कौन सी जेल में बंद है। सिर्फ एक कन्फेशन स्टेटमेंट को पूरा सबूत के तौर पर माना गया। यहाँ पे देखिए अब जबकि इस बात को लेके हरीश साल्वे ने हमारे एक प्रकार से पैरवी करी इस पूरे केस की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, और हमने पाकिस्तान के द्वारा चलाए गए इस ट्रायल को क्रिटिसाइज किया। और बाद में पाकिस्तान ने आर्ग्यूमेंट अपनी तरफ से दिया कि 2008 का एक बायलेटरल एग्रीमेंट है, 2008 का बायलेटरल एग्रीमेंट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें अगर किसी दूसरे देश के एक दूसरे में देश के नागरिक अगर पकड़े जाते हैं दूसरे देश में, मान लीजिए भारत का नागरिक पाकिस्तान में पकड़ा गया, पाकिस्तान का नागरिक भारत में पकड़ा गया, अगर वो पकड़े गए हैं सिक्योरिटी या फिर पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे, तो एक प्रकार से मेरिट्स ऑफ द केस है उसके बेस पे डिसाइड किया जाएगा बाकी सब चीजें। तो पाकिस्तान उस छोटी सी बात का, एम्बिगुअस जो संदिग्ध बात है, उसको लेकर मैं इस बात का हवाला दे रहा है कि कंसुलर एक्सेस उसी लिए हमने नहीं दी, जबकि वो पूरी बात है एग्रीमेंट में वो काफी एम्बिगुअस है। और दूसरा पाकिस्तान ने अपनी तरफ से तर्क ये दिया कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिडिक्शन ही नहीं है, यानी ये जो पूरा मामला है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।
तो इस पे एक प्रकार से अपना फैसला देते हुए जो रोनी अब्राहम है उन्होंने पढ़ा ये पूरा फैसला, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि ये पूरा जो मामला है हमारे अधिकार क्षेत्र में है, और उन्होंने आदेश दिया कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को तब तक एग्जीक्यूट नहीं कर सकते जब तक इस पूरे मामले पर सुनवाई नहीं हो जाती। क्योंकि देखिए एक प्रकार से अभी खतरा है, खतरा जिस प्रकार से पूरे एक प्रकार से मामले को पाकिस्तान ने हैंडल किया, तो एक खतरा है। ना तो पाकिस्तान ने किसी तरह का एश्योरेंस दिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कि हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, इसीलिए ये बाइंडिंग आदेश आया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि कुलभूषण जाधव को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते पाकिस्तान, और दूसरा कॉन्सुलर एक्सेस भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी पाकिस्तान को, ऐसा कहा। आगे क्या आता है, आगे देखिए 2008 के बायलैटरल एग्रीमेंट को तो हमने डिस्कस किया। बाकी देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर एग्जीक्यूट किया जाता है कुलभूषण जाधव को इस स्टेज पे तो वो इररिपेरेबल डैमेज होगा, क्योंकि अभी तक पूरे मामले की सुनवाई भी नहीं होगी है, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान को आदेश दिया। अब देखिए आर्टिकल कहता है कि अभी ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, नहीं, ये सिर्फ एक प्रीलिमिनरी रूलिंग है और काफ़ी कुछ सुनवाई होगी और पूरे फैसले पर एक प्रकार से सुनवाई होगी, और बड़ा डिसीजन जो आएगा बाद में आएगा सुनवाई के बाद में। और ऐसा भी पॉसिबल है कि पाकिस्तान इस पूरे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वर्डिक्ट को इग्नोर कर दे, लेकिन इससे पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है वो हर्ट होगी। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता, इनकी क्रेडिबिलिटी तो वैसे भी नहीं है। जबकि देखिए इंडिया को भी एक प्रकार से और ज़्यादा ये जो पूरा वर्डिक्ट आया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, तो इंडिया को क्या करना चाहिए, इससे एडवांटेज लेने की सोचनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि इंडिया अब हाथ पे हाथ धरे बैठ जाए। इंडिया को और ज़्यादा एफर्ट्स लगाने चाहिए, मोमेंटम यानी पूरा जो मोमेंटम है उसको एक्सेलेरेट करना चाहिए कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को और ज़्यादा प्रेशराइज कर सके। बाकी जो देश जो है जिनकी पाकिस्तान के ऊपर में थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है, जैसे सऊदी अरेबिया या फिर थोड़ा बहुत यूएस, चाइना, इनसे भी इंडिया नेगोशिएशंस करे ताकि पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जा सके इस पूरे मुद्दे पर। तो ये पूरा आर्टिकल था। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला जो आर्टिकल है वो एक प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट बढ़ रही है उसको लेके है, यानी हमारी जो ग्रोथ रेट तो बढ़ रही है लेकिन वो जॉबलेस ग्रोथ रेट है, जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही हैं उसी स्पीड से जिस स्पीड से होनी चाहिए। देखिए एक आंकड़ा है, इस आंकड़े के अनुसार जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो 2011-12 में सिर्फ थी 3.8%, अब की 2015 में ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ गई है 5%। और इवन देखिए जो जॉब्स क्रिएट हुई थी 2011 में 9 लाख यूथ के लिए जॉब क्रिएशन हुआ था, लेकिन अब 2015 में सिर्फ जो जॉब क्रिएशन हुआ है वो 1.35 लाख जॉब्स का हुआ है। अब देखिए पहले जो थी, देखिए जॉब्स काफ़ी जो सेक्टर्स अच्छी जॉब क्रिएट कर रहे थे वो ये सेक्टर्स थे, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर। वो बात अलग है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी में अब इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम हो गया है, लेकिन जॉब क्रिएशन तो यहीं हो रहा था। आज भी जो लोग जो एक प्रकार से फैमिलीज़ हैं जो खेती करते हैं, जो आने वाली जनरेशन्स भी आज भी खेती ही करती हैं, तो एक ट्रांजिशन जो होना चाहिए एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में, वो नहीं हो पाया उस स्पीड से, इसीलिए जो हमारी ग्रोथ रेट है वो जॉबलेस ग्रोथ रेट है। अब सरकार इस तरफ कहती है कि देखिए हम नई नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बना रहे हैं जिसमें ये ट्रांजिशन की तरफ हम ध्यान देंगे। अब देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर देखिए सिर्फ जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 15% के आसपास, लेकिन 50% लोगों को एक प्रकार से एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। इनका ट्रांजिशन होना चाहिए। अब एक प्रकार से ओवर बर्डनड है एग्रीकल्चर सेक्टर, मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत एक प्रकार से कम है। अब मान लीजिए 4 लोग खेत में काम कर रहे हैं, अब उसमें 5 भी हो जाएं, 6 भी हो जाएं, ऐसा थोड़े ना है कि प्रोडक्टिविटी एक लेवल के बाद बढ़ जाएगी, खेत की प्रोडक्टिविटी तो उतनी रहेगी ना। तो और ज़्यादा जो एक प्रकार से जो फैमिली के लोग हैं खेती ही कर रहे हैं, तो काइंड ऑफ वो अच्छी हमारे देश की इकोनॉमी को एक प्रकार से नुकसान होगा इससे। अब देखिए ऐसा सरकार का भी कहना है कि जो पूरा इशू है वो मेन ये नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट, मेन इशू है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट कैसे बड़ा इशू है? अब देखिए मान लीजिए यूपीएससी एस्पायरेंट है, मान लीजिए एक बार इंटरव्यू दिया और बिल्कुल बच गए, थोड़ा सा सिलेक्ट होने से थोड़ा सा रह गए 2-3 नंबर से, 2-3 नंबर से तो क्या छोड़ो क्योंकि रिजर्व लिस्ट में नाम आ जाएगा, 10-15 नंबर मान लो, 10-15 नंबर से कोई रह गया। अब देखिए वो अगर थोड़ा एमटीएस की जॉब करेगा एसएससी में सीजीएल नहीं, एमटीएस की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल 12वीं पास की जो जॉब्स है वो करेगा, तो डेफिनेटली ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है। मैं यूं नहीं कह रहा ये जॉब बेकार है 12वीं पास की, ये भी अपने आप में एक अच्छी जॉब है, लेकिन काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अब वो तो देखिए लक्ष्य फिल्म का अपना अलग से डायलॉग है कि एक अच्छा घास काटने वाला अगर अच्छा घास काटेगा तो वो भी एक अच्छा काम है। काम तो सारे ही अच्छे होते हैं, ये ऐसे ही हमारे गांधी जी ने कहा था, लेकिन अगर वो स्किल के हिसाब से होंगे तो ये हमारी देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। अगर किसी ने बीटेक करी है तो वो एक प्रकार से बीटेक के हिसाब से उसको जॉब मिलनी चाहिए, अगर किसी की स्किल्स ज़्यादा है तो उसके हिसाब से जॉब मिलनी चाहिए। तो ये पूरा देखिए अंडर एम्प्लॉयमेंट है, ये एक बहुत बड़ा इशू है।
अब देखिए गवर्नमेंट क्या सॉल्यूशंस देती है इसके लिए। गवर्नमेंट ने एक पैनल का गठन किया है, नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है अरविंद पानागिरिया के गाइडेंस में। ये एक प्रकार से एम्प्लॉयमेंट के ऊपर में सारा रिलायबल डेटा तैयार करेंगे ताकि जो पॉलिसी है वो अच्छे से बनाई जा सके। इस पूरे मुद्दे पर, एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर पॉलिसी मेकिंग में आसानी होगी जब रिलायबल डाटा होगा गवर्नमेंट के पास में। अब अरविंद सुब्रमण्यम ये भी कहते हैं कि देखिए अगर हमारी देश की इकोनॉमी 8 से 10% के बीच में ग्रो करती है तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो अपने आप में क्रिएट होगी। लेकिन आर्टिकल कहता है देखिए ऐसा नहीं है, सिर्फ ग्रोथ रेट से एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगी, इसके लिए गवर्नमेंट को और भी काफ़ी कुछ करना होगा। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, जो ट्रांजिशन है, जो इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर की तरफ जो ट्रांजिशन है वो जल्द से जल्द होना चाहिए। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर से या तो मैन्युफैक्चरिंग में आने चाहिए जो यूथ हैं, या फिर एक प्रकार से सर्विस सेक्टर में आने चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर तो ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है। अगर ऐसा नहीं हुआ, ये ट्रांजिशन जल्द से जल्द नहीं हुआ, तो और भी ज़्यादा स्टैग्नेशन आ जाएगा। और उसके अलावा देखिए जो हमारी लेबर है उसको भी स्किल्स देने की आवश्यकता है। जो हमारा स्किल प्रोग्राम चलाए हैं गवर्नमेंट ने बहुत सारे, तो वो एक प्रकार से पटल पर दिखने भी चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ आपने स्कीम चला के छोड़ दी, प्रैक्टिकली उनके पास में स्किल आनी चाहिए और उनको एब्जॉर्ब करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। और इसके लिए देखिए अब जैसे ये एक एग्जांपल देते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जब उनकी लेबर्स को एक प्रकार से मॉडर्नाइज किया गया था, उनको स्किल्स दी गई थी, उनकी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस किया गया था, तो उनके पूरे देश की इकोनॉमी के, डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहे हैं हम, वहाँ डेवलप्ड कंट्रीज की इकोनॉमीज ने पूरी लेबर को एब्जॉर्ब कर लिया था जब लेबर को मॉडर्नाइज किया गया था। और वही स्टेज आज इंडिया की है। तो इसके लिए काफ़ी लेबर रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। लेबर मोबिलिटी आसानी से होनी चाहिए, जो बैरियर्स हैं बिजनेस के लिए वो भी खत्म होने चाहिए। और देखिए इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब आएगी तो वो लेबर्स को एब्जॉर्ब करेगी। तो ये दूसरी चीज़ें हैं जो इंडिया को करनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, सिर्फ आप ग्रोथ रेट अपनी बढ़ाओगे 8-10% से, अगर आपका देश ग्रो करेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब्स भी आ जाएंगी। जॉब्स के लिए आपको अलग से काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। तो ये पूरा आर्टिकल था। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। देखिए न्यूक्लियर पावर के स्टेटस के बारे में ये आर्टिकल है। अब देखिए काफ़ी कुछ फैक्चुअल डिटेल्स हैं इस आर्टिकल में। शुरू में कब हमने कौन सा पावर प्लांट, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश किया, तो देखिए ये सब बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स जानने की आवश्यकता नहीं है। तो किस पे क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम की बात अभी हम कर रहे हैं। देखिए प्रीलिम में तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा तो जो नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनके बारे में आ सकता है, पुराने के बारे में भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैच द फॉलोइंग आ सकता है, जैसे कुछ 4-5 नाम दे दे यूपीएससी, कोवाडा कहाँ पे है न्यूक्लियर पावर प्लांट, मैच द फॉलोइंग कीजिए, या फिर 4-5 नाम के आगे ये भी लिख देगी कि ये है, तो फिर लिख देगी कौन कौन से इसमें से सही हैं। तो सबसे पहले तो आप 15-16 जो ये नाम है, नाम देख लीजिए। जैसे गोरखपुर है, गोरखपुर हरियाणा में है, नरोरा यूपी में है, और हरिपुर वेस्ट बंगाल में है, कोवाडा आंध्र प्रदेश में है, तारापुर ये महाराष्ट्र में है, और ये तमिलनाडु में है, कुडनकुनल और कलपक्कम। उसके बाद में कैगा कर्नाटका में है, मिथीवर्दी यहाँ पे है, मुंबई के पास है ये, और बाद में काकरापुर, और ये सारे ये नाम इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है। देखिए ये क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से देश के द्वारा बनाया जा रहा है। अब जैसे देखिए जो कोवाडा है ये यूएस द्वारा बनाया जा रहा था, जो वेस्टिंग हाउस कंपनी है। जैतरपुर जो है वो फ्रांस की कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा था। कुडनकुलम रशिया। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब थोड़े मेंस के रिलेटेड पॉइंट्स जान लेते हैं। अब देखिए ये कहते हैं कि 2005 से लेकर 2008 तक न्यूक्लियर पावर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस था। उसमें हमने काफ़ी सारे करार किए थे दूसरे देशों के साथ में, ताकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इस्टेब्लिश किए जा सके हमारे देश के अंदर में। 10,000 मेगावाट एक प्रकार से न्यूक्लियर पावर प्लांट, 10,000 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने थे यूएस के द्वारा हमारे देश के अंदर में, यूएस टेक्नोलॉजी से। इवन फ्रांस के साथ में भी हमने काफ़ी सारे समझौते किए न्यूक्लियर पावर को लेके। और फ्रांस और यूएस के साथ साथ रशिया भी कुडनकुलम में 2 यूनिट्स वो ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके हैं, और बाकी भी यूनिट्स हैं जिस पे अभी बात चल रही है, और करार किया था पहले, जगह डिसाइड होनी अभी बाकी हैं। और उसके अलावा देखिए 2010-11 में सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल भी हमने साइन किया। ये यूएस के साथ में इशू आया था। ये था देखिए 1984 में जो एक प्रकार से भोपाल त्रासदी हुई थी, उससे सबक लेते हुए हम ये एग्रीमेंट करना चाहते थे यूएस के साथ में। मान लीजिए अगर यूएस वाले हमारे देश के अंदर में कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश करते हैं, अगर कल को किसी तरह का खतरा पैदा हो जाता है, कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हो जाता है, तो एक प्रकार से जो जिम्मेदारी है उस नुकसान की भरपाई की वो यूएस के सप्लायर की होगी। तो इस पर यूएस ने एक प्रकार से हाथ खड़े कर दिए थे, और काफ़ी सालों तक ये नेगोशिएशन चलती रही, और पिछले साल इस पर कुछ एक प्रकार से ठोस चीज़ निकलने को आई थी। लेकिन देखिए यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बाद में एक फुकुशिमा जो एक्सीडेंट हुआ जापान के अंदर में, जापान में सुनामी जो लहरें आई थी, वहाँ पे जो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ से लीकेज हुई थी, और पूरे वर्ल्ड की जो न्यूक्लियर इंडस्ट्री है उसको झकझोर के रख दिया था इस एक्सीडेंट ने। क्यों?
क्योंकि देखिए लोगों का ना पूरे वर्ल्ड का एक प्रकार से ट्रस्ट खत्म हो गया था न्यूक्लियर पावर से इस एक्सीडेंट के बाद में। और उसके बाद में यूएस में सेल गैस भी काफ़ी डिस्कवरी हुई। तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ, न्यूक्लियर पावर के एक प्रकार से पहले जो बहुत ज़्यादा आशा भरी निगाहों से देखते थे इन तमाम तरह की चीज़ों को, सेल गैस का एक प्रकार से डिस्कवरी हुई, फुकुशिमा एक्सीडेंट हुआ, न्यूक्लियर पावर की तरफ जो अट्रैक्शन है लोगों का वो कम हो गया, कंट्रीज़ का वो कम हो गया। अब एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं, देखिए वेस्टिंग हाउस कंपनी जो है, अब जो कोवाडा में, हमारे देश के कोवाडा जो आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे जिस न्यूक्लियर पावर प्लांट जो इस्टेब्लिश करेगी वेस्टिंग हाउस कंपनी, अब देखिए उसकी पेरेंट कंपनी है तोशिबा, इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। ये 2-3 इंसिडेंट्स के बाद में इनको 7 से 8 बिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ। अब ये देखिए अपने आप में सक्षम है ही नहीं। वेस्टिंग हाउस कंपनी के साथ में हमने करार किया था कि आंध्र प्रदेश के कोवाडा में इनको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इस्टेब्लिश करने हैं, लेकिन ये कर ही नहीं पाए, इतना ज़्यादा डिले हो रहा है, देरी हो रही है। तो इस बात पर यूएस कहता है कि देखिए हम ओनरशिप में चेंज कर रहे हैं और जल्द से जल्द आपके पावर प्लांट बनाए जाएंगे। अब देखिए हमें इस बात से क्या लेना देना कि आपकी ओनरशिप में डिले है कि क्या नहीं है, हमारी तरफ से तो डिले हो गया ना, आज हम भी किसी दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो बात यह है, इवन एक और एग्जांपल ले लीजिए, फ्रांस का भी एग्जांपल ले लीजिए। फ्रांस की कंपनी है अरेवा, एक प्रकार से ये भी जो रिएक्टर्स बना रही है इसने भी काफ़ी देरी कर दी। जैतरपुर महाराष्ट्र के अंदर में इनको ये न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश करने थे, लेकिन अभी तो ये दूसरे देशों में फंसी हुई है। फिनलैंड के साथ में न्यूक्लियर पावर प्लांट इन्होंने बनाया, वहाँ पे आर्बिट्रेशन चल रहा है, थोड़े डिफरेंसेस आ गए। चाइना में बनाया, चाइना मतलब इस टेक्नोलॉजी से चाइना में बनाया गया था, वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो कहने का मतलब है ये कंपनी जो है फ्रांस की बड़ी न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश करने वाली कंपनी है अरेवा, ये भी एक बड़े लॉस में है। अब बाद में फ्रांस की गवर्नमेंट ने कहा कि न्यूक्लियर बिजनेस वो किसी और कंपनी को दे देंगे, इसका कोई नाम है ये इलेक्ट्रिक डी फ्रांस, इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो अरेवा कंपनी के पास में रहेगा वो सिर्फ फ्यूल और एसोसिएटेड एक्टिविटीज रहेंगी। अब देखिए जो कुछ भी करो आप इस कंपनी के साथ, हमारा तो देरी हो गई ना, हमें तो नुकसान हो गया ना। अब इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आप कॉस्ट मांगोगे, बढ़ी हुई कॉस्ट मांगोगे, तो ये तमाम तरह के इश्यूज हैं। अब देखिए इंडिया ने क्या किया, फिर इंडिया ने अभी कैबिनेट ने एक फैसला लिया कि 10 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हम खुद से ही बनाएंगे, हम दूसरे देशों पर डिपेंड ही नहीं रहेंगे। अभी ये 2-3 दिन पहले की बात थी और हमारे देश की यूनियन कैबिनेट ने यह फैसला लिया था, बुधवार की बात है, परसों की बात है। ये 10 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाएंगे और हमारी ही टेक्नोलॉजी से, यानी मेक इन इंडिया पे फोकस किया जा रहा है। उसके बाद में बात आती है कि देखिए हमारे जो पहले पावर प्लांट्स हमने खुद की टेक्नोलॉजी से बनाए थे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, उनकी एफिशिएंसी भी अच्छी है और लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और कॉस्ट भी काफ़ी कम है जब हम खुद से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाते हैं। इसके अलावा रशिया भी एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा इच्छुक है कि 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वो बनाना चाहता है कुडनकुलम में, और इसके अलावा जो 6 दूसरे 1200 मेगावाट की कैपेसिटी के पावर प्लांट्स हैं उन पर भी पहले करार हुआ था और जगह अभी डिसाइड होनी बाकी है। वे फॉरवर्ड में क्या आता है, वे फॉरवर्ड में आता है कि देखिए हमारी इंडस्ट्री एक प्रकार से पूर्णतः तैयार है अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को इस्टेब्लिश करने में। हमें इनरिच्ड यूरेनियम जिसकी आवश्यकता होती है ताकि बिजली पैदा की जा सके वो भी हमें मिल जाएगा, क्योंकि हम IEAE जो एक प्रकार से इंस्पेक्शन करती है कि क्या न्यूक्लियर फ्यूल का गलत तौर पे इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, तो उसकी वो अगर हमारे देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की इंस्पेक्शन करेंगे तो हमें न्यूक्लियर जो इनरिच्ड फ्यूल है वो भी मिल जाएगा। फिर दूसरी बात ये करते हैं कि 2025 तक तो हम खुद से ही, हमारे पास में इतनी कैपेसिटी हो जाएगी कि हम जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो अपने आप से प्रोड्यूस कर लेंगे। अब जबकि देखिए इंडिया अब अपने इस फैसले पर आगे बढ़ता है जिसमें इन्होंने डिसाइड किया कि 10 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हम बनाएंगे, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि ना सिर्फ हम अपने आप में सक्षम होंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को अच्छे से बनाने में, बल्कि एक्सपोर्ट भी हम उनका कर पाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है। तो अब थोड़ा सा ये डेटा देते हैं, पोटेंशियल एक्सपोर्टर बन जाएंगे। उसके बाद ये कहते हैं कि देखिए 28 यूनिट्स बनाने का हमारा लक्ष्य है आने वाले 15 सालों में, और बिजली पैदा करने का लक्ष्य जो है वो न्यूक्लियर पावर वो है 25,000 मेगावाट। तो ये एक प्रकार से अभी भी पॉसिबल है, और न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी जो है वो भी एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। अगर ऐसा हम अगर इस टारगेट को अचीव कर पाने में सक्षम हो पाते हैं तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और कार्बन एमिशंस को भी कम कर पाएंगे हम इस पूरी चीज़ से। तो ये पूरा स्टेटस बता रहा था न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड हमारे देश के अंदर में क्या स्टेटस है। अगला जो आर्टिकल है, देखिए क्या हिंदी हमारे पूरे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, तो इस पे ये पूरा आर्टिकल है, काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट्स इसके मिलेंगे। देखिए पहले मैं इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में लेके जाता हूँ। देखिए इतिहास में जब हमारा देश स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहा था, यानी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो हमारा देश एकमत था कि आज़ादी के बाद में कम से कम इंग्लिश तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं रहेगी, क्योंकि उस देश में भी हम जब कांग्रेस थी जो एक प्रकार से मुख्य पार्टी थी उस समय में, तो प्रोविंशियल कमेटी जो उन्होंने बनाई थी वो अलग अलग लैंग्वेजेस पे बनाई थी। लेकिन बाद में देखिए काफ़ी सारे जैसे जैसे तो उनको महसूस हुआ कि देखिए एक लैंग्वेज तो होनी चाहिए आगे जाके।
तो उसके बाद में क्यों, क्योंकि देखिए ये बात बिल्कुल अलग है। सरकार उस समय जो हमारे लीडर्स थे उसका क्या रुख था, उनका रुख ये था कि देखिए अपने अपने रीजन में अलग अलग लैंग्वेज को सहेज करना ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन पूरे देश को एक लैंग्वेज के धागे में पुराना ये भी जिम्मेदारी है लीडर्स की, गवर्नमेंट की। क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन करना है तो जरूरत तो पड़ेगी एक लैंग्वेज की, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि जो बाकी जो हमारी लैंग्वेज, जो दूसरी लैंग्वेज जो हमारी धरोहर है उसको खत्म कर दिया जाए। तो देखिए उस समय जब संविधान बना 1947 में, तब ऐसा कहा गया कि देखिए हिंदी जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, और जब तक हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया जाता एक प्रकार से, तब तक लैंग्वेज होगी हमारी इंग्लिश। यानी 15 सालों के लिए बात हुई है। 1965 तक इंग्लिश रहेगी और उसके बाद में इंग्लिश को रिप्लेस कर दिया जाएगा हिंदी के द्वारा। और देखिए उससे भी पहले, हिंदी से पहले हिंदुस्तानी लैंग्वेज का काफ़ी जोर था। हिंदुस्तानी लैंग्वेज पर्शियन और उर्दू का मिश्रण थी। और यानी अगर आपको उसको पूछे कि हिंदू और हिंदुस्तानी में फ़र्क क्या था, हिंदुस्तानी में काफ़ी सारे वर्ड्स थे वो उर्दू के थे और पर्शियन के भी थे। तो हिंदुस्तानी लैंग्वेज पूरे देश में एक्सेप्टेबल थी, इवन साउथ इंडियंस के द्वारा भी एक्सेप्टेबल थी हिंदुस्तानी लैंग्वेज। लेकिन हुआ क्या, कहाँ दिक्कत आ गई? दिक्कत यहाँ आ गई, देखिए पाकिस्तान ने उर्दू लैंग्वेज को तवज्जो दी, यानी उन्होंने उर्दू लैंग्वेज को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। 1947 के आसपास की बात है। तो उसका असर देखने को मिला हमारे इंडिया में भी। पहले हिंदुस्तानी पे एक प्रकार से एक्सेप्टेबिलिटी देखने को मिल रही थी कि हिंदुस्तानी को बना दो, लेकिन हमारे देश में कहा कि नहीं, हिंदी को बनाएंगे। हिंदी एक प्रकार से संस्कृत की तरफ इसका रुझान ज़्यादा है, उर्दू के वर्ड्स नहीं है बिल्कुल हिंदी में। तो इसलिए हमारे देश के लिए कुछ लीडर्स ने कहा कि नहीं, अगर पाकिस्तान उर्दू को बनाएगा तो हम हिंदुस्तानी को नहीं बनाएंगे, हिंदी को बनाएंगे। तो इस प्रकार से पूरा हिंदी को बना दिया। फिर जब संविधान बना तो उसके बाद में देखिए लीडर्स का तर्क ये था, कंस्टिट्यूएंट असेंबली में ये तर्क दिया गया था कि 15 सालों का टाइम दिया गया था कि 15 सालों में एक प्रकार से हिंदी जो है वो एक्सेप्टेबल हो जाएगी, और साउथ इंडिया के या फिर जो हमारे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, वहाँ के जो लोग हैं अपने आप में एक्सेप्टेबिलिटी आ जाएगी हिंदी के प्रति। लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाई कई लीडर्स ने, और इस प्रकार की मांग करनी स्टार्ट कर दी कि नहीं, 15 साल नहीं, हमें अभी चाहिए, अभी आप हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करो। तो उस चीज़ में देखिए जो एक प्रकार से उनको इनसिक्योरिटी फील हुई, जो साउथ इंडियंस हैं या फिर जो वेस्ट के जो लोग, ईस्ट के जो लोग हैं जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह, उनको इनसिक्योरिटी फील हुई। तो आगे जाके तो देखिए बात काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, और एक तरफ से मांग उठ रही थी कि हिंदी को अभी की अभी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करो। वहाँ पे एंटी हिंदी राइट्स होने लगे साउथ इंडिया के अंदर में। तो बाद में देखिए 1965 में एक 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आया था। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला मतलब इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी और कोई भी राज्य अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज अपना सकता है। जैसे अभी तमिलनाडु में तमिल है उनकी, इवन असेंबली में वही लैंग्वेज चलती है। तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आया था। आप किसी दूसरी लैंग्वेज को प्रमोट करोगे, रीजनल लैंग्वेज को, जैसे हरियाणा में हिंदी भी है, दूसरे नंबर पे पंजाबी है, और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है पूरे देश की। और 2 राज्य आपस में एक प्रकार से एक हिंदी को भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था, एक अपनी मदर टंग लैंग्वेज, दूसरी कोई लैंग्वेज, और तीसरा कोई मॉडर्न लैंग्वेज। मॉडर्न लैंग्वेज मतलब इंग्लिश ही है। तो देखिए उसके बाद में अब आर्टिकल क्या कहता है। आज 70 साल बाद दोबारा से ये पर्सन जहन में आता है। कुछ लोग इस प्रकार की मांग करते हैं कि हिंदी को हमारे पूरे एक प्रकार से देश की ऑफिशियल लैंग्वेज को बनाना चाहिए। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले देखिए विपक्ष में तर्क आते हैं, ये कहते हैं कि नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले एग्जांपल देते हैं सुब्रमण्यम भारती का। सुब्रमण्यम भारती के बारे में बताते हैं कि कांग्रेस के एक प्रमुख मेंबर थे, लेकिन जैसे ही बात निकल के आई कि हिंदी को पूरे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए तो इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और पेरियार के साथ जाके ये खड़े हो गए थे। इवन राजा जी, सी राजगोपालचारी, जिन्होंने एक समय में मूवमेंट चलाई थी कि हिंदी को पूरे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए, बाद में ये भी पलट गए थे। इनकी एक स्टेटमेंट थी कि आखिरकार चाहते क्यों हैं, अगर आखिरकार मतलब इन्होंने भी एक प्रकार से फ्रस्ट्रेशन में आके बाद में कहा कि क्यों हम पूरे देश के साउथ इंडियंस को एक प्रकार से सिटीजन्स में रखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए कहते हैं कि अगर हिंदी बनाएंगे तो वो डेफिनेटली विरोध करेंगे, अगर हिंदी पूरे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बनती है तो साउथ इंडियंस विरोध करेंगे और देश की यूनिटी जो है वो खतरे में पैदा हो जाएगी। और ये गलती करी थी कांग्रेस ने, और उसका नतीजा भुगतना पड़ा था कांग्रेस को 1967 के इलेक्शंस में। और यही गलती अगर बीजेपी रिपीट करेगी तो बीजेपी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एंटी हिंदी राइट्स हुए थे 1965 के आसपास, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, काफ़ी डेथ्स भी हुई थी इसमें। बाद में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को भी हमने डिस्कस किया। और फिर ये सेम बात कहते हैं कि आज 70 साल बाद मतलब क्या ऐसा इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, क्या अभी ऐसी जरूरत आन पड़ी कि हिंदी को एक प्रकार से स्टेटस को दूर रख के, जो अभी शांति स्थापित है, स्टेबिलिटी है, उसको दूर रख के हिंदी को पूरे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। ये ना सिर्फ काउंटर प्रोडक्टिव भी होगा, बल्कि एक प्रकार से जो लोग हिंदी एडवोकेट कर रहे हैं वो उनकी इनसेंसिटिविटी को दर्शाता है, उनके एरोगेंस को दर्शाता है। फिर ये देखिए कुछ तारीफ कर रहे हैं साउथ इंडिया की, कहते हैं साउथ इंडिया में हिंदी नहीं है, लेकिन देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन आया साउथ इंडिया के अंदर में, सर्विस सेक्टर ने कितने अच्छे से ग्रो किया।
और जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे पैसे को खर्चा किया हिंदी लैंग्वेज के ऊपर में, लेकिन फिर भी हिंदी लैंग्वेज एक लेवल के ऊपर में ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाई। और जबकि इसके ठीक विपरीत तमिल और मलयालम जो लैंग्वेज हैं वो वर्चुअल वर्ल्ड में आज काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गई हैं। फिर ये कहते हैं कि देखिए जो हिंदी लैंग्वेज का भी संस्कृताइजेशन कर रहा है, हुआ जा रहा है, मतलब हिंदी लैंग्वेज को इस तरह से प्रमोट किया जा रहा है कि उनमें संस्कृत जो एक प्रकार से एसेंस है उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जबकि और भी ज़्यादा हिंदी के जो रिच डायलेक्टल यानी जो हिंदी से रिलेटेड जो बोली जाती है जैसे मैथिली है, उनको भी दरकिनार किया जा रहा है, जो कि सिर्फ संस्कृताइजेशन हो रहा है लैंग्वेज का। इसीलिए जो हिंदी की डायलेक्ट्स हैं जैसे भोजपुरी, मैथिली, ये अपने आप में मांग कर रही हैं कि इनको भी 8th शेड्यूल में शामिल किया जाए। फिर लास्ट में जो आर्ग्यूमेंट, सबसे मेन आर्ग्यूमेंट है कि देखिए हमारा देश जो है काफ़ी प्लूरल कंट्री है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, और सरकार को उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और हिंदी को इम्पोज नहीं करना चाहिए साउथ इंडियन लोगों पे या फिर देश के विभिन्न हिस्सों में। अगला क्या तर्क है? अगला ये कहते हैं कि देखिए नंद किशोर पांडे, द हिंदू को इनकी पासपोर्ट साइज फोटो नहीं मिली इसलिए ये खाली आ रहा है यहाँ पे। अब देखिए हिंदी को ये कहते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए, और ऐसा आर्टिकल नंबर 343 में भी कहा गया है। और ये कहते हैं कि देखिए 22 इंडियन लैंग्वेजेस हैं हमारे 8th शेड्यूल के अंदर में, तो उसमें से किसी ना किसी को तो बनाना चाहिए ना देश की ऑफिशियल लैंग्वेज, और उसके लिए हिंदी ही सबसे उपयुक्त सोर्स यानी उपयुक्त चॉइस आपके सामने नजर आती है। कैसे? ये कहते हैं कि देखिए 50% पॉपुलेशन जो है आज वो हिंदी बोलती है, और 20% नॉन हिंदी स्पीकिंग भी हिंदी को समझ सकते हैं। ये देखिए आप काफ़ी अच्छे पॉइंट्स देते हैं हिंदी के पक्ष में। ये कहते हैं कि देखिए इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हिंदी को अगर पूरे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है तो बाकी जो लैंग्वेज हैं वो एक प्रकार से वो लैंग्वेज कर जाएंगी या फिर वो डिग्रेड कर जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कहते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि हिंदी को पूरे देश पे इम्पोज किया जाए, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आज मान लीजिए वेस्ट बंगाल के लोग, जो लोग बंगला बोलते हैं, और केरला के जो लोग मलयालम बोलते हैं, वो आपस में मिलें तो वो इंग्लिश के बजाय हिंदी का यूज करें। सिर्फ ये हम चाहते हैं। हम ये कतई नहीं चाहते कि तमिल के लोग जो हैं वो तमिल को छोड़ के हिंदी बोलें, या फिर कर्नाटक के जो लोग हैं वो कन्नड़ को छोड़ के हिंदी बोलें। हम सिर्फ ये चाहते हैं जब दो डिफरेंट लैंग्वेज के लोग आपस में मिलते हैं तो वो इंग्लिश में बात ना करके वो हिंदी में बात करें। ये इनका सबसे बढ़िया आर्ग्यूमेंट है। उसके बाद में क्या है, ये कहते हैं कि देखिए आज हिंदी जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है। फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज कैसे है, यहां पे देखिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो भी तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन उनका जो बेस है 16 करोड़ लोग, देखिए अब एक आंकड़ा ये देते हैं जैसे इंग्लिश और हिंदी बराबर में ग्रो कर रही है, लेकिन जो बेस है हिंदी का वो काफ़ी कम है इंग्लिश के मुकाबले में। फिर भी जो ग्रो कर रही है अगर देखें तो देखिए 16 करोड़ की एक प्रकार से जो फिगर के हिसाब से ग्रो किया, लेकिन जो बेस था हिंदी का वो सिर्फ था 28 करोड़। ये आंकड़े हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कहने का मतलब ये आज फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है हिंदी की जो लैंग्वेज है। और दूसरा ये कहते हैं कि देखिए हमें गर्व है, ये अच्छे आर्ग्यूमेंट्स हैं इनके। ये कहते हैं कि देखिए हमें तमिल पे भी गर्व है, हमें कन्नड़ पे भी गर्व है, हमें मलयालम पे भी गर्व है। इवन काफ़ी सारी जो बुक्स हैं वो साउथ इंडिया की लैंग्वेज से हिंदी की लैंग्वेज में ट्रांसलेट होती हैं। और हमारा बिल्कुल वो एक प्रकार से ये हमारा रीज़न नहीं है कि हम हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज इसलिए बनाना चाहते हैं कि हम पूरे देश पे इसको इम्पोज करना चाहते हैं। और एक प्रकार से ये कहते हैं कि देखिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो मांग हुई थी हिंदी को पूरे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए, ये नॉन हिंदी पीपल के द्वारा भी ये डिमांड आई थी। और उसके बाद में ये कहते हैं कि देखिए नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड आज देश की इंग्लिश वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी वहाँ पे हिंदी को काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहा है वहाँ पे, और हिंदी टीचर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। हिंदी इंस्टीट्यूट को भी इस्टेब्लिश किया गया है। तो नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं नागालैंड की, और वहाँ पे जबकि देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज तो इंग्लिश है। और फिर ये कहते हैं कि देखिए हिंदी को पूरे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा, और इसके साथ साथ अगर रीजनल लैंग्वेज को सहेज के रखा जाएगा तो इससे तो हमारे देश का कल्चर बल्कि और ज़्यादा आगे जा रहा है। इंग्लिश तो फॉरेन लैंग्वेज है, इंग्लिश की बजाय अगर हिंदी को हम यूज़ करते हैं तो बल्कि ये हमारे कल्चर के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। तो ये इनके आर्ग्यूमेंट्स थे। अब एक बैलेंस अप्रोच की तरफ चलते हैं। देखिए ये काफ़ी तरह के आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। ये कहते हैं कि देखिए हिंदी जो है वो एक नेचुरल लैंग्वेज नहीं है और मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स की लैंग्वेज नहीं है। और ये कहते हैं कि देखिए 29 स्टेट में से 20 स्टेट की जो मेजर लैंग्वेज है वो आज हिंदी नहीं है। सिर्फ 9 स्टेट्स की जो लैंग्वेज है वो मेजर जो लैंग्वेज है वो हिंदी लैंग्वेज है। इवन जो 9 स्टेट्स की जो मेजर लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज है, जैसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ भी इनकी अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज है जिसको ये तवज्जो देते हैं। और तीसरी ये बात कहते हैं कि देखिए अगर हेरिटेज की वैल्यू देखें तो जो ये बाकी लैंग्वेज हैं तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, इनकी जो लिगेसी है वो ज़्यादा अच्छी है हिंदी से भी। और हमारा देश जो है वो मल्टीलिंगुअल कंट्री है। हमारे देश के 8वें शेड्यूल में शुरू में जब बना था संविधान 14 लैंग्वेज थी, आज तो 22 हो गई हैं, 8 दूसरी भी ऐड कर दी गई हैं। लेकिन जब संविधान बना था जब 14 लैंग्वेज थी, तो हमारे संविधान में 14 लैंग्वेज को रखा। वो अपने आप में तभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का एक प्रकार से वो डिसीजन था कि हमारा देश मल्टीलिंगुअल है और एक लैंग्वेज हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं हो सकती।
उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में ये कहते हैं कि लेकिन देखिए ये सारे आर्गुमेंट्स के बावजूद आज जो है वो माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, एक स्टेट से लोग दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, गवर्नेंस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए एक लैंग्वेज का होना जरूरी है। तो 22 अगर वो लैंग्वेज देखिए 22 लैंग्वेजेस में से चुननी है तो हिंदी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग तो हिंदी ही बोलते हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है जैसे हमने अभी डिस्कस किया। और दूसरा देखिए ये जो है बाद में अगर देखिए कहते हैं कि सिर्फ इस बात पे आप ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं कर सकते कि हमारे देश में ये सबसे ज़्यादा लोगों को द्वारा बोली जाती है। तो ऐसे ही अगर लैंग्वेज को चुनना होता तो आज पूरे वर्ल्ड की जो लैंग्वेज है वो मैंड्रिन को सबसे ज़्यादा एक प्रकार से तवज्जो दी जाती है। जो चाइना की जो लैंग्वेज है मैंड्रिन वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, क्योंकि चाइना में पॉपुलेशन ही सबसे ज़्यादा है। लेकिन इंग्लिश को वैसे इंपॉर्टेंस इंग्लिश की सबसे ज़्यादा है, बोली जाती है सबसे ज़्यादा मैंड्रिन लैंग्वेज, लेकिन तवज्जो किसको जाती है, इंपॉर्टेंस किसकी है, वो है इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये कहते हैं कि देखिए ये कोई अपने आप में तर्क नहीं हुआ, ज़्यादा अच्छा तर्क नहीं हुआ कि जो लैंग्वेज हमारे देश में हिंदी सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है तो इसे आप ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाए। फिर ये सेम बातें बोलते हैं कि जो कई बार जो हिंदी को इम्पोज करने की बात आती है वो हिंदुत्व से आती है, हिंदू राष्ट्र से रिलेटेड होकर आती है, इसलिए भी इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है विभिन्न राज्यों में, विभिन्न कल्चर्स में। और ये कहते हैं कि देखिए रेफरेंडम भी करवाया जाए तो भी ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हिंदी जीत जाएगी, क्योंकि 60% लोग जो हैं उनकी जिनकी लैंग्वेज जो है हिंदी लैंग्वेज, वो उनकी मेन लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज नहीं है, वो हिंदी को समझ सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मेन लैंग्वेज उनकी हिंदी नहीं है, तो रेफरेंडम में भी हिंदी हार जाएगी, ऐसा इनका कहना है। फिर ये कहते हैं कि देखिए अभी समय नहीं आया है, अभी और ज़्यादा इंतजार करने की आवश्यकता है जब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, हमें थोड़ा और ज़्यादा कंसेंसस की आवश्यकता है, थोड़ी ज़्यादा इंतजार किए जाने की आवश्यकता है। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।